नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं यदुवेंद्र सर स्मार्ट आईएएस क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं भारत के भूगोल का एक महत्वपूर्ण चैप्टर, भारत की भौगोलिक स्थिति और उसके विस्तार के बारे में। जरा सोचिए, अगर आपके पेपर में आने वाले एक दो प्रश्नों का जवाब आज यदि इसी क्लास से मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। आज मैं आप लोगों को एग्जाम ओरिएंटेड क्लास पढ़ाऊंगा। चलिए इस रहस्य को खोलते हैं और भारत के भूगोल के इस चैप्टर को अच्छे से समझते हैं। पिछले क्लास में लेक्चर 1 में हम लोगों ने भारत के भौगोलिक स्थिति में अक्षांश के बारे में पढ़े थे। आज हम लोगों का ये सेकेंड क्लास है, इसमें पढ़ाएंगे हम देशांतर रेखाओं के बारे में और उससे संबंधित अन्य तथ्यों के बारे में। देखिए आज क्या पढ़ना है, भारत की स्थिति और विस्तार में अक्षांश और देशांतर का प्रभाव क्या है, अंतरराष्ट्रीय सीमाएं क्या होती हैं और प्रशासनिक विभाजन क्या होते हैं, इनका विश्लेषण अच्छे से करना है। देखते हैं, जैसा कि जनसंख्या के बारे में अगर हम लोग बात करें तो विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला देश अगर कहा जाए, यूएनपीएफ 2023 जो जनसंख्या रिपोर्ट 2023 है, उसके अकॉर्डिंग भारत की जो जनसंख्या है वो कितना हो गई है, 142.86 करोड़ हो चुकी है। 2011 के जनगणना के अनुसार विश्व के 17.5% जनसंख्या कहां निवास करती है, केवल भारत में ही निवास करती है। जी हाँ, इस पॉइंट्स को आप लोग माइंड में सेट रखना कि 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है पूरे वर्ल्ड का। और कितनी जनसंख्या है भारत की, 142.86 करोड़ जनसंख्या भारत की है। क्षेत्रफल कितना है भारत का, इस पूरे वर्ल्ड में भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत अगर यहां है तो इसका एरिया कितना है, तो बात करें 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये पॉइंट्स भी याद रखना आपको। अच्छा ठीक है, विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है ये जो हमारा भारत है, ये वर्ल्ड पे 7वें नंबर पे आता है। इसके पहले रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत का स्थान 7वें नंबर पर आता है। और ये विश्व के कितने परसेंट एरिया घेरा हुआ है, केवल 2.4%। जरा समझने की कोशिश कीजिए, अगर सबसे बड़े देश की बात करें पूरे वर्ल्ड पे तो रूस है, रूस, फिर कनाडा है, फिर यूएसए है, फिर चीन है, फिर ब्राजील है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर भारत है। और पूरे वर्ल्ड का ये कितना एरिया घेरा हुआ है, 2.4% एरिया केवल ये कवर अप किया हुआ है। 2.4% एरिया कवर किया है। आकार कैसा है इसका, चतुष्कोणीय आकार का भारत है, मतलब भारत कुछ इस तरीके से है। तो कैसा कोणीय हो गया, चतुष्कोणीय आकार का है ये भारत। प्रायद्वीपीय भारत का आकार कैसा है, वो त्रिभुजाकार है, इस ट्रायंगल के आकार का है, जिसे कहते हैं ये प्रायद्वीपीय भारत है। ये प्रायद्वीपीय भारत है, तो इसका आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है। प्रायद्वीपीय भारत को इसे कहते हैं, इधर अरब सागर है, इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है और इधर हिंद महासागर है। जो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ क्षेत्र होता है उसी को प्रायद्वीप कहते हैं। तो दक्षिण भारत त्रिभुजाकार है, प्रायद्वीपीय है इसलिए। और पूरे भारत की बात करें तो उसका शेप कैसा है, चतुष्कोणीय या चतुष्फलकीय है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि भारत पर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो पहले स्थान पर हो चुका है। यहां पर 142.86 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। विश्व में इसका स्थान जनसंख्या की दृष्टि से पहला है। और कितना परसेंट विश्व की जनसंख्या यहां निवास करती है, तो 17.5% जनसंख्या यहां पर निवास करती है। अगर एरिया की बात करें, विश्व का 2.4% एरिया कवर किया हुआ है भारत। एरिया है कितना, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। फिर हमने सेब के बारे में बताया, सेब भारत का चतुष्कोणीय है और एक त्रिभुजाकार आकृति का है। आगे देखते हैं, आगे हम लोगों को बताया गया है, इसकी सहायता से अभी इस मैप की सहायता से बहुत कुछ सीखने वाले हैं। इसमें अगर हम कहें प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा, ये प्रायद्वीपीय भारत है,
ये एरिया प्रायद्वीपीय भारत का है, ये प्रादेशिक एरिया है। ये एरिया क्या है? प्रादेशिक एरिया है। तो आज इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हम लोग, जो हमारे 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके बारे में देखेंगे। कैसे कैसे किससे सीमा बनाते हैं, क्या करते हैं, ये सब कुछ अध्ययन करना है। देखिए, अक्षांश, देशांतर और समय का गणित कैसे भूगोल में चलता है। भूगोल केवल पढ़ने का विषय नहीं है, उसे समझने का विषय है। तो सबसे पहले अक्षांश देखिए, अक्षांशीय प्रभाव क्या है? कर्क रेखा, जिसे कितने डिग्री कहते हैं? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। अगर ये ग्लोब में दिखाया जाए तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, ये 15 डिग्री है, तो यहां कहीं ऐसे होगा, ये कर्क रेखा, यहां कहीं ये कर्क रेखा होगा। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। यहां पर देखो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहां पर दिखाया गया है, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये 20 होना चाहिए था, 30 जो लिखा है गलत है, ये 20 होना चाहिए। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को इसे क्या कहते हैं? जो ऐसे आई हुई है ये रेखा, ये कर्क रेखा कहलाती है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से 8 राज्यों से होकर के जाती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। देखिए, ये गई है ना, बीच से गई कि नहीं भारत के? भारत का तो ये पूरा एरिया है, ये भारत ही है, और भारत के ये बीच से जा रही, आधा एरिया इधर और आधा एरिया इधर। तो भारत के 8 राज्यों से होकर के जाती है। वो 8 राज्य है कौन कौन से, उनको भी देख लीजिए इसी वक्त, वो आपको दिख रहे हैं, मैं बताते चल रहा हूं। सबसे पहले ये जाती है किससे? गुजरात से। गुजरात से जाती है, फिर राजस्थान से जाती है, फिर मध्य प्रदेश से जाती है, छत्तीसगढ़ से जाती है, झारखंड से जाती है, उड़ीसा। देखो, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा। बताओ, क्या उड़ीसा से होकर के कर्क रेखा जाती है? नहीं। यही प्रश्न में एक बार आया हुआ था, क्या कर्क रेखा उड़ीसा से होकर के जाती है? जी नहीं। फिर से देखिए, 8 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल है ये, वेस्ट बंगाल, फिर उसके बाद त्रिपुरा, फिर उसके बाद मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम से होकर के जाती है। ठीक है, तो 8 राज्य यहां पर हम लोग अच्छे से देख लेते हैं किससे किससे जाती है। हम अगर कहें, देखिए ऐसे जाती है बच्चा, यहां से गुजरात, लाइकिंग हो रहा है थोड़ा सा, 1 मिनट। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। थोड़ा सा लाइनें तिरछा हुआ, लेकिन समझने की दृष्टि से आपके है। तो देखिए किससे किससे गई? गुजरात से ये रेखा गई, राजस्थान से रेखा गई, मध्य प्रदेश से ये रेखा गई, छत्तीसगढ़ से रेखा गई, झारखंड से रेखा गई, और वेस्ट बंगाल से गई, और त्रिपुरा से गई, और मिजोरम से गई। तो कितने राज्य हो गए? जरा देखो, एक, अगर हम नंबरिंग करें इसमें तो कितने राज्य हो गए? 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो भारत में बीचों बीच से कर्क रेखा जो जाती है वो कितने राज्यों से जाती है? 8 राज्यों से जाती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से जाती है। याद रखना, झारखंड की जो राजधानी है रांची, एकदम कर्क रेखा पर ही स्थित है। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची है। ये झारखंड की राजधानी कर्क रेखा पर ही स्थित है। ये भी प्रश्न आ सकता है। और बातें ध्यान रख लीजिए इसी समय, अगर प्रश्न पूछा जाए कर्क रेखा का सर्वाधिक विस्तार भारत के किस राज्य में है? देखिए, सबसे ज्यादा विस्तार यहां से लेकर यहां तक किसका दिख रहा है? मध्य प्रदेश में। तो कर्क रेखा का सर्वाधिक विस्तार मध्य प्रदेश राज्य में है। अगर बात करें सबसे कम विस्तार कहां पर है?
तो सबसे कम विस्तार ये देखो राजस्थान के एरिया को कवर करता है। जब आप मैप में देखें तो ये तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो याद रखना सर्वाधिक विस्तार मध्य प्रदेश में और सबसे कम विस्तार कहां पर करता है, राजस्थान में कवर करता है। मैप आप लोगों को देखते रहना है साथ ही साथ, क्योंकि मैप बहुत जरूरी है देखना, ठीक है। जैसे आप लोग मूवी देखते हो तो उसका सीन याद रहता है, उसी तरीके से जब मैं पढ़ा रहा हूं उसके साथ साथ आप उस सीन को देखते रहोगे, कहां पर क्या है, किसके बारे में बता रहा हूं, तो दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगा। इसलिए स्टूडेंट का ऑक्सफोर्ड एटलस उठा के रखिए और उसमें देखते रहिए आप लोग, जो कुछ भी मैं पढ़ाऊं सब कुछ उसी में है। चलिए अब देखिए, हम बात कर रहे थे इसी की, तो इसमें देख लिए जनसंख्या के बारे में, क्षेत्रफल के बारे में और उसके आकार के बारे में। अब जिक्र करते हैं अक्षांश के बारे में। मैंने बताया कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कहते हैं, भारत के 8 राज्यों से होकर के जाता है। सर्वाधिक लंबाई अभी मैंने आपको बता दिया, सर्वाधिक लंबाई कहां पर है, इसकी सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश में पड़ता है और सबसे कम लंबाई पड़ता है राजस्थान में। फिर मैंने बताया रांची कर्क रेखा पर ही स्थित है। ये भी पॉइंट मैं आपको बता चुका हूं कि जो रांची है वो बिल्कुल कर्क रेखा पर स्थित है। अगर प्रश्न आए किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा पर है, तो झारखंड की राजधानी बिल्कुल कर्क रेखा पर ही स्थित है। आगे चलो देखो, देशांतरीय प्रभाव कैसा है, विस्तार बात करें, 30 देशांतर रेखाएं यहां पर गुजरती हैं। इसके पहले हम देशांतर रेखाएं आपको समझाएंगे थोड़ा सा। ये हमारा प्यारा ग्लोब है। इस ग्लोब में अगर हम लोग बात करें, यहां से ऐसी रेखाएं, मतलब ये नॉर्थ पोल है, मैंने बताया था जो बिंदु के रूप में होता है उसे पोल कहते हैं, और ये साउथ पोल है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जितनी रेखाएं ऐसे मिलाती हैं, यही क्या कहलाती हैं, देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। ये सभी रेखाएं क्या हैं, देशांतर रेखाएं हैं। देशांतर रेखाएं देखिए, अब इसके बारे में थोड़ा सा और अध्ययन कर लेते हैं, इसी वक्त आ गया है पॉइंट। तो देखिए, ये देशांतर रेखा की बात करें, इनकी लंबाई हमेशा बराबर होती है। क्यों बराबर होती है, अगर इस गोले पर कोई रस्सी इस पोल से लेकर चाहे इधर से ऐसे लपेटे चाहे इधर से लपेटे, लंबाई तो उतनी ही होगी ना। इसलिए कहा जाता है देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। लेकिन ध्यान रहे, ये जो एकदम मध्य से होकर के ऐसे आती है, ऐसे देशांतर रेखा, इसको कहते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। और यहीं से समय का इसी रेखा से निर्धारण होता है। पूरे विश्व के समय का निर्धारण इसी 0 डिग्री देशांतर रेखा के द्वारा होता है। यदि प्रश्न आ जाए समय का निर्धारण अक्षांश के द्वारा होता है या देशांतर के द्वारा होता है, तो क्लियर बताना कि समय का निर्धारण देशांतर रेखाओं के माध्यम से होता है। इसमें अक्षांश रेखाओं की भूमिका नहीं है। हाँ, अक्षांश रेखाओं की भूमिका है कहां पर, मौसम संबंधी घटनाओं में, उसमें अक्षांश रेखाएं काम करती हैं, ठीक है। तो देशांतर रेखाओं के द्वारा समय का निर्धारण होता है। और ये 0 डिग्री जो रेखा है, इसको कहते हैं माध्याह्न रेखा, या इसी को कहते हैं जीएमटी। जीएमटी ये इसी पर जब यूरोप कॉन्टिनेंट पढ़ोगे, एक देश मिलेगा लंदन, आप लोग जानते भी होंगे लंदन। ये जीएमटी यूके, फ्रांस, स्पेन, यूरोप के 3 देशों से होकर के जाती है। उसमें भी यहीं पर एक लंदन शहर है, वहीं से सारे देशों की समय का निर्धारण किया जाता है। अगर भारत की बात करें, ये क्या है बेटा, ऐसे जो खींची जाती है रेखाएं, ये रेखाएं कहलाती हैं अक्षांश रेखाएं। ये रेखाएं हैं अक्षांश रेखाएं। तो 0 डिग्री ये भी है। इस अक्षांश रेखा को पिछली क्लास में बताया हूं, जो लोग नहीं देखे हैं जाकर के देख लेना। इस अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में जो है उसे उत्तरी अक्षांश, भूमध्य रेखा के दक्षिण में जो है उसे कहते हैं दक्षिणी अक्षांश। चलिए, इस भूमध्य रेखा जरा देखिए, ये है भूमध्य रेखा, उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश, और ये है 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसको जीएमटी कहते हैं, ठीक है। इस जीएमटी के पूरब की तरफ जितनी भी देशांतर रेखाएं खींची गई, उन्हें पूर्वी देशांतर कहते हैं। और इस जीएमटी के पश्चिम की तरफ जितनी देशांतर रेखाएं खींची गई है, इन्हें पश्चिमी देशांतर कहते हैं। चलिए देखिए, भारत की स्थिति कुछ यहां पर है, ऐसे भारत ऐसे है। तो जरा बताइए, भारत किस गोलार्ध में पड़ रहा है। अगर हम कहें अक्षांश से उत्तर
और देशांतर से पूरब। तो भारत का गोलार्ध क्या हो गया? उत्तर पूरब। तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ये भी पॉइंट याद रखना है आपको, ठीक है। अच्छा, यहां पर ऐसे भारत है, इसके बीच में ऐसे ऐसे देशांतर रेखाएं गई होंगी, राइट ना। चलो देखो, इसके बीच में अगर देशांतर रेखाएं गई होंगी, जरा समझने की कोशिश कीजिए। मैं कहूं ये हमारा भारत है, इसके बीच में हम बताए इस तरीके से ऐसे देशांतर रेखाएं गुजरी होंगी। तो ये देशांतर रेखाओं की है संख्या कितनी? मैंने आपको सिखाया था कि भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। इस 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में अगर अक्षांश रेखाएं देखोगे तो कितनी अक्षांश रेखाएं मिलेंगी? उनके बीच में सॉरी देशांतर रेखाएं 30 देशांतर रेखाएं मिलेंगी। अगर इसमें से घटा दो, इसको 97 में से 68 घटाओगे लगभग 29 आएगा, और इस मिनट को घटाने के बाद 30 देशांतर रेखाएं आती हैं, ठीक है। तो अगर कहा जाए कि भारत के मध्य कितनी देशांतर रेखाएं हैं, तो 30 देशांतर रेखाएं हैं। जरा बताइए टोटल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? मैंने बोला था देशांतर रेखाएं नॉर्थ और साउथ पोल को मिलाती हैं, और एक बिंदु से अधिकतम कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? जितने डिग्री का कोण बन सकता है। तो एक बिंदु पर अधिकतम कितने डिग्री का कोण बन सकता है? 360 डिग्री का कोण बन सकता है। तो देशांतर रेखाओं की संख्या इसका मतलब कितना होगा? 360 ही। ये कोई खींची नहीं गई है, ये सब मानक रेखाएं हैं। तो देशांतर रेखाएं कितनी है? 360। आप जानते हो 24 घंटे में पृथ्वी का चक्कर एक बार लगा लेता है, पृथ्वी एक चक्कर लगा लेता है। तो ये 360 देशांतर रेखाएं गुजरने में कितना समय लगा होगा? 24 घंटे का समय लगा होगा। चलो समझते हैं थोड़ा सा और परिदृश्य। हमने एक बात किया अभी कि 24 घंटे में, ध्यान से समझिएगा तभी ये पॉइंट समझ में आएगा, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। 24 घंटे में कितनी देशांतर रेखाएं चली? 360 देशांतर रेखाएं चली। तो एक घंटे में कितनी देशांतर रेखाएं चली गई होंगी? एक घंटे में 360 और डिवाइड कर दो 24 से, तो इसको कट करेंगे तो कितना आएगा देख लो। 4 छक्के 24, 4 नवा में 36, 6 से कट कर दो, 6 के 6, 6 पंचे 30। तो हमने देखा एक घंटे में 15 देशांतर रेखा चल रही। चलो थोड़ा और इसको सॉल्व करते हैं। एक घंटे में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। 60 मिनट में 15 देशांतर रेखा, तो एक देशांतर रेखा कितना आ गया? 4 मिनट। जरा देखिए एक देशांतर रेखा चलने में कितना समय लगा? 4 मिनट का समय लगा। वही यहां पर लिखा गया, जरा देखिए एक देशांतर रेखा चलने में कितना समय लगता है? 4 मिनट। वो यहीं से आया हुआ है, ठीक है। समस्या, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के मध्य 2 घंटे का समय अंतराल होता है। कैसे 2 घंटे का होता है, जरा समझिए। अगर हम कहें इस गुजरात, जैसे बात करें, आप जानते हो यहां पर है अरुणाचल प्रदेश और यहां पड़ता है गुजरात। इनके दोनों के मध्य कितनी देशांतर रेखाएं हैं? 30 देशांतर रेखाएं हैं। एक देशांतर रेखा चलने में आपने निकाल लिया, एक देशांतर रेखा चलने में 4 मिनट का समय लगता है। तो 30 देशांतर रेखा चलने में कितना समय लगा होगा? 4 तिया 12, यानी कि 120 मिनट का समय लगा होगा। और 120 मिनट इज इक्वल टू कितना होता है? 2 घंटे होते हैं। तो अब प्रश्न आएगा कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के मध्य कितने घंटे का समय अंतराल है? तो 2 घंटे का समय अंतराल है। और कैसे है आप दिखा सकते हो इस चीज को, ठीक है। अब देखो समाधान क्या है। भारतीय मानक समय रेखा कितने डिग्री रेखा को मान लिया गया?
जैसे अगर यहाँ पर 2 घंटे आप पता करते इसके पहले तो गुजरात में 8 बजता होता, तो वहां 10 बजता होता, इस तरीके से घटनाएं होती। लेकिन जब भारत में एक ऐसा देशांतर मान लिया गया जो 68 और 97 के मध्य से ऐसी थी कि अब इधर भी बराबर, जितना इस पे बजता रहेगा उतना ही सब जगह भारत में माना जाएगा। भले ही उतने टाइम वहां पर सूरज अस्त हो रहा हो, भले ही उतने टाइम पर वहां पर अभी सूरज अस्त ना हुआ हो, लेकिन समय उतना ही होता रहेगा। ठीक है, तो वो मानक समय रेखा किस देशांतर रेखा को माना गया? वो मानक समय रेखा 82.5 डिग्री को माना गया। वो भी याद रखना, पूर्वी देशांतर रेखा को। और ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कितने राज्यों से होकर के जाती है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा वो 5 राज्यों से गुजरती है, जो कि जीएमटी मैंने बताया था 0 डिग्री देशांतर रेखा से कितना घंटे आगे है? 5 घंटे 30 मिनट आगे है। भारत का मानक समय रेखा जीएमटी से कितने घंटे आगे है, पीछे नहीं। अगर आप पूर्वी तरफ बढ़ोगे तो आगे जाएगा और पश्चिम की तरफ जाते तो पीछे, लेकिन भारत 0 डिग्री के पूर्व में है, इसीलिए आगे दिखाया गया है। तो जीएमटी से 5 घंटे 30 मिनट समय आगे है और 5 राज्यों से होकर के गुजरता है। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं जरा देख लीजिए, वो भी मैं जिक्र कर दूं आप लोगों को। देखिए ऐसे ये 5 राज्य जाता है। सबसे पहले ऐसे है 82.5 डिग्री रेखा आती है, साढ़े 82 डिग्री रेखा यहां से निकलती है ऐसे, नेपाल से आते हुए भारत में कहा आती है? यूपी। 82.5 डिग्री रेखा यूपी, फिर एमपी में जाती है, फिर छत्तीसगढ़ में, फिर उड़ीसा में, फिर आंध्र प्रदेश में। तो भारत के 5 राज्य कौन कौन से हो गए जरा देखिए, एक यूपी, एक एमपी, एक छत्तीसगढ़, एक उड़ीसा और एक आंध्र प्रदेश। तो भारत के 5 राज्यों से होकर के भारत की मानक समय रेखा जो कि कितने डिग्री है? 82.5 डिग्री है। वो भी कैसी? पूर्वी देशांतर रेखा है, ये गुजरती है। ये पॉइंट यहां पे सेट रखना, पूछा जाता है। और अगर यूपी स्पेशल से क्वेश्चन उठाएगा क्या, भारत का मानक समय रेखा के पास में या 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के पास में कौन सी जगह स्थित है? प्रयागराज के निकट मिर्जापुर या नैनी रहेगा तो नैनी स्थित है। ठीक, तो मिर्जापुर ऑप्शन आप सही लगाना कि अगर आए कि इस 82.5 डिग्री के सर्वाधिक नजदीक शहर कौन सा है तो मिर्जापुर लगा देना। ठीक है, उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर है। ओके, ये भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए अब देखिए, मानक समय रेखा आप क्लियर कर ले गए, 5 राज्यों से होकर के जाती है, जीएमटी से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। आगे देखिए, आगे भारत की भौगोलिक सीमाओं का एक अवलोकन हम लोगों को करना है कि भारत की भौगोलिक सीमाएं कैसी हैं, इसको भी देख लो। अगर इसकी बात करें तो 2 सीमाएं भारत में लगती हैं, एक तटीय सीमा और एक स्थलीय सीमा। कौन सा ज्यादा है, स्थलीय सीमा ज्यादा है या तटीय सीमा? भारत का जो स्थलीय सीमा है वो ज्यादा है और तटीय सीमा कम है। प्रश्न इससे भी आते हैं, कैसे पूछे जाते हैं प्रश्न, चलो देख लो। अगर बात करें कुल लंबाई तटीय सीमा की कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। अब ये डाटा समथिंग 11,000 के करीब में हो चुका है। अब ये चेंज हो चुका है डाटा, अब इसको अपडेट कर लेना कि तटीय सीमा की लंबाई 11,000 समथिंग हो चुकी है। ये अब 7,000 नहीं रह गई है, तो समथिंग 11,200 कुछ हो चुकी है। तो इस पॉइंट्स को याद करना, ठीक है। अगर अपडेटेड क्वेश्चन रहेगा तो इतना आपको लगाना है। चलिए देखिए, तो अब तटरेखा की लंबाई हो गई, लेकिन पुराने फैक्ट के अकॉर्डिंग तटरेखा की लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। ये लेकिन द्वीपों सहित है। अगर द्वीप वाला हटा के केवल ये प्रायद्वीपीय भारत का कहो तो वो कितना है? 6100 किलोमीटर है। प्रायद्वीपीय भारत की लंबाई 6100 किलोमीटर है। ठीक, ये कितने राज्यों में फैला हुआ है प्रायद्वीपीय भारत?
या कहें तटीय भारत 9 राज्यों में फैला हुआ है। चलो देख लो, 9 राज्यों की बात करें और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में फैला हुआ है। तटीय सीमा 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। चलो अब उनको देखते हैं किससे किससे। सबसे ज्यादा लंबी सीमा किसकी है? तटीय सीमा में गुजरात की है। कितना है? 1214.7। ज्यादा है तो पूछ सकता है, कितना है? 1214.7। गुजरात के बाद किसकी लगती है? गुजरात के बाद देखो इसकी लगेगी या इसकी? पहले इसकी, आंध्र प्रदेश की। ठीक है, तो इसको याद करना है ऐसे, गुजर गए अंधे लोग, गुजर गए अंधे लोग, ऐसे याद करना। तो पहले गुजरात की सबसे ज्यादा लगेगी, गुजरात के बाद फिर आंध्र प्रदेश की लगेगी, फिर तमिलनाडु की लगेगी। ठीक है, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ऐसे याद रखना। ये क्रम थोड़ा पूछा जाता है इसलिए याद ही रखना है। चलो अब 9 राज्यों का जिक्र कर लेते हैं। कौन कौन से 9 राज्य तक ये सीमा बनाते हैं देखो थोड़ा सा इसी फैक्ट में देख लीजिए। बताए थे आप लोगों को एटलस में ही सब कुछ देखना है, उसी में सब कुछ भरा पड़ा है, बस देखना है आप लोगों को एटलस। तटीय सीमा देखिए, पहला राज्य हो गया, यहां से तट स्टार्ट होता है ऐसे ऐसे, ये तट है हमारा, ये हमारा तटीय सीमा है। 9 राज्य देखिए कौन कौन से हैं। पहला राज्य हो गया गुजरात, दूसरा राज्य महाराष्ट्र, तीसरा राज्य गोवा है, गोवा, चौथा राज्य कर्नाटक, पांचवा राज्य केरल, ठीक, और छठा राज्य हो गया तमिलनाडु, सातवां राज्य हो गया आंध्र प्रदेश, और अगला उड़ीसा क्या हो गया? 8वां राज्य, और 9वां राज्य हो गया वेस्ट बंगाल। तो कितने राज्य हैं जो बॉर्डर बना रहे हैं? तो आपने देख लिया, एक तो गुजरात बनाता है, दूसरा महाराष्ट्र बनाता है, तीसरा गोवा बनाता है, चौथा कर्नाटक, और फिर केरल, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। तो 9 राज्य भारत के तटीय सीमा बनाते हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश भी तटीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, अब चलो देखो, अगर बात करें अरब सागर से कितने राज्य सीमा बनाते हैं और बंगाल की खाड़ी से कितने राज्य सीमा बनाते हैं, ये भी प्रश्न आ सकता है। ध्यान से देखते रहिए, ये सब कुछ आपके पेपर में आएगा, क्योंकि मैंने वादा किया है आज की क्लास से कम आपके पेपर में 2 क्वेश्चन फंसने ही वाले हैं। तो देखिए, अगर गुजरात की बात करें तो इधर ही पड़ता है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो 5 राज्य मिल गए हमको ऐसे कि जो अरब सागर से सीमा बनाते हैं, और 4 राज्य इधर स्थित हैं जो किससे सीमा बनाते हैं? अरब बंगाल की खाड़ी सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। तो 4 राज्य ऐसे हैं जो वेस्ट बंगाल से सीमा बनाते हैं, और 5 राज्य ऐसे हैं जो गुजरात से सीमा बनाते हैं, और नीचे स्थित है हिंद महासागर जो तमिलनाडु से सीमा बनाता है। तो अब क्लियर हो गया, प्रायद्वीपीय भारत 9 राज्यों से सीमा बनाता है और 4 केंद्र शासित प्रदेशों से सीमा बनाता है। अगर प्रश्न आ जाए सबसे लंबी सीमा किसकी है, तो सबसे लंबी सीमा कौन बनाता है? गुजरात। सबसे लंबी सीमा कौन बनाता है? गुजरात, 1214 लगभग किलोमीटर। उसके बाद आंध्र प्रदेश, अंधे लोग आ गए, गुजर गए अंधे लोग, आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु की सीमा लगती है। ठीक है, इन तीनों का क्रम याद रहे। और सबसे छोटी तट सीमा किसकी है? सबसे छोटी तट सीमा गोवा की है। सबसे लंबी गुजरात और सबसे छोटी गोवा की सीमा है। अगर बात करें हम लोग द्वीपों को भी कहें तो सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? तो याद रखना अंडमान निकोबार की है। सबसे लंबी तट सीमा की बात करें तो सबसे लंबी तट सीमा किसकी है? लंबाई के बारे में तो किसकी है बच्चा? अंडमान निकोबार। बहुत अच्छा, ठीक है। और कितना है अंडमान निकोबार की सीमा? लगभग 1900 किलोमीटर, 1962 किलोमीटर इसकी तट सीमा है। 1962 किलोमीटर, ठीक है, किसकी? अंडमान की। तो सबसे लंबी तट सीमा किसकी हुई? अंडमान की। लेकिन अगर भारत के राज्यों में बात करें तो गुजरात, अगर द्वीपों सहित कहेगा तो अंडमान, क्योंकि गुजरात की तट सीमा कितनी ही है? मात्र 1200 समथिंग है। ठीक है, 1214 किलोमीटर, 0.8 किलोमीटर है, 1214.8 ही किलोमीटर है, इसलिए 1214
14.6 या 8 किलोमीटर है। तो ये तो छोटी हो गई और ये बड़ी हो गई, ठीक है, 1962 किलोमीटर। क्लियर हुआ ना? ये पॉइंट क्लियर हो गया तटसीमा के बारे में। अच्छा ठीक, अब चलो आगे देखते हैं। तो ये तो हो गया। अब देखिए स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा मतलब उत्तर भारत की सीमा। उत्तर भारत की सीमा, ये वाला भारत, जो ऊपर का भारत, जो नीचे वाला नहीं। नीचे के भारत का तो तटीय सीमा हम लोग पढ़ ही लिए, ये तो हम लोग पढ़ लिए। अब इसको पढ़ना है, ऊपर वाला। इसकी लंबाई कितनी है? जो स्थलीय सीमा बनाता है, जो प्रादेशिक सीमा बनाता है, वो कितना है? 52,200 किलोमीटर है। तटीय सीमा की जस्ट दोगुनी लगभग है, उसकी जस्ट दोगुनी के करीब में। याद ऐसे रखना बेटा, तटीय सीमा का जस्ट दोगुनी। कैसे? जैसे आप अपनी देखे थे कि 7,000 समथिंग थी, देखो 7,516। 7,000 का दोगुना हो जाएगा 14,000 और 500 का दोगुना हो जाएगा 1,000, तो 15,200 किलोमीटर समथिंग हो गया। तो तटीय सीमा की जस्ट दोगुनी क्या है? स्थलीय सीमा है। ये ऐसे ही याद रखना है। कितना है? 15,200 किलोमीटर है। अच्छा ठीक है, पड़ोसी देश कितने हैं? पड़ोसी कौन होते हैं? आपके बगल वाले ना। ऐसे ही भारत के पड़ोसी देश कितने हैं? तो भारत के पड़ोसी देश 7 हैं। भारत के पड़ोसी देश कितने हैं? 7 हैं, जो 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश से अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। चलो वो 7 हम लोग पड़ोसी देश एक बार काउंट कर लेते हैं। हमारे पास तो एटलस है ना, एटलस में हम लोग क्यों ना 7 पड़ोसी देशों को जल्दी से देख लें। 7 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? ऐसे ही आप लोगों को एटलस के माध्यम से इस चैप्टर को पूरा पढ़ते रहना है और देखना सब कुछ आप लोगों को लास्ट तक सब कुछ समझ में आ जाएगा। कोई एक क्वेश्चन भी आप लोगों का बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है, क्योंकि मैं संपूर्ण अध्ययन कराने वाला हूं। अब ज्योग्राफी का ठान लिया हूं आपको कराने को। तो चलो देखो 7 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। अगर यहां बात करें, सबसे पहले ये है पाकिस्तान। पहला देश है पाकिस्तान, और ऊपर है आंध्र प्रदेश, ओ सॉरी अफगानिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान, इधर है चीन, और ये देखो नेपाल, नेपाल भी है। उसके बाद यहां पर है भूटान, फिर यहां पर है म्यांमार, और यहां पर है बांग्लादेश। चलो देखो कितने देश हो गए। एक, नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो कितने देश प्रादेशिक सीमा बना रहे हैं? 7 देश प्रादेशिक सीमा बना रहे हैं। अब क्लियर हो गया कितने देश सीमा बना रहे हैं प्रादेशिक सीमा? 7 देश और 2 केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाते हैं। ऐसे ही याद रखना है, ये 7 देश और 2 केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाते हैं। अच्छा ठीक है, उसमें भी सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश की है। लेकिन आज कुल देश भारत से कितने सीमा बनाते हैं? क्या इनके अलावा और देश भी सीमा बनाते हैं? हाँ, टोटल 9 देश बनाते हैं। यहां पर एक देश है, इसके नीचे श्रीलंका और मालदीव, वो भी सीमा बनाते हैं भारत से, ठीक है। तो टोटल 9 देश सीमा बनाते हैं। अगर लेकिन प्रादेशिक सीमा पूछा जाएगा तो 7 देश। एक बार 7 देश फिर से देखिए, अफगानिस्तान, सॉरी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, ठीक है। अब तो ये भी क्लियर हो गया। चलो और आगे देखेंगे हम लोग। आगे लिखा हुआ है, इसका विस्तार 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश में पड़ता है। 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, आप लोग एटलस में 16 राज्य देख लेना। वहां से लेकर जहां मैं बताया हूं अफगानिस्तान की गुजरात से सीमा देखना और वेस्ट बंगाल तक देखते हुए चले जाना। 16 राज्य आपको आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, अंतरराष्ट्रीय सीमाएं पड़ोसी देशों के साथ अवरोही क्रम में लगाने को आ जाती हैं कि जो नेशनल वाली सीमाएं लग रही है, किसी देश से जब सीमा लगती है भारत के किसी राज्य की, तो अंतरराष्ट्रीय सीमा कहलाती है।
वो सीमा देखिए, सबसे लंबी सीमा किसकी है? बांग्लादेश की है। ये पूछा जा सकता है। 4096.7 किलोमीटर है ये सीमा। ठीक है, सबसे लंबी सीमा है। त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा को क्या कहते हैं? ये पॉइंट भी आपने दिमाग में रखना कि जो बांग्लादेश से त्रिपुरा राज्य बॉर्डर बनाता है उसे क्या कहते हैं? 0 डिग्री लाइन। 0 डिग्री लाइन कहते हैं। आगे देखिएगा, चीन। चीन 3488 किलोमीटर की लंबी सीमा अपना साझा करते हैं भारत के साथ, और लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक 5 राज्य इससे बॉर्डर बनाते हैं। वो 5 राज्य आप लोग एटलस में देखेंगे, एकदम क्लियर दिखेगा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगा। ठीक है, आप उठा लेना, जम्मू कश्मीर से चलना, जम्मू कश्मीर से देखना, स्टार्ट कर देना, जम्मू कश्मीर फिर लद्दाख, ऐसे देखते हुए आना तो पांचों आपको क्लियर दिख जाएंगे। ठीक है, आगे देखिएगा, पाकिस्तान, ये गुजरात से लेकर लद्दाख तक इसकी सीमा लगती है। गुजरात से लेकर लद्दाख तक सीमा लगती है। नेपाल 5 राज्यों से सीमा बनाता है। आगे बात करें, म्यांमार पूर्वोत्तर के 4 राज्यों से सीमा बनाता है। भूटान 4 राज्यों से सीमा बनाता है। और अफगानिस्तान की सबसे छोटी सीमा भारत से बनती है, 106 किलोमीटर की सबसे छोटी सीमा है, केवल लद्दाख से बनती है। और याद रखना इस पॉइंट को, पीओके क्षेत्र लद्दाख से सीमा बनाने वाला कौन सा देश है? अफगानिस्तान है। वो भी कितनी सीमा साझा करता है? तो केवल 106 किलोमीटर की लंबी सीमा साझा करता है। तो सबसे लंबी सीमा किसकी? बांग्लादेश की। सबसे छोटी 106 किलोमीटर की अफगानिस्तान। पिछले वीडियो में मैंने बताया था, इसका एक ट्रिक है, बचपन में एमबीए, ठीक है, उसमें समझाया हूं, जाकर के पीछे आप लोग देख लेना। चलिए अगले पॉइंट को समझते हैं। अब लिखा है सीमा रेखा। जैसे जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाते हैं तो एक समझौता हुआ होगा, नहीं तो यहाँ के लोग सोचेंगे वहां और आगे कब्जा कर ले, और वो लोग सोचेंगे कि हमारे भारत के अंदर घुस जाए, ऐसा करते भी है कोशिश। तो एक समझौता हुआ हर देश के साथ अलग अलग टाइम पर। जैसे रेड क्लिफ लाइन 1947 में डिसाइड किया गया, भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है। प्रश्न पूछा जाता है कि 17 अगस्त 1947 को सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा हिंदू मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर यह रेखा निर्धारित किया गया था। कब? 17 अगस्त 1947 को। तो प्रश्न आएगा, अगर रेडक्लिफ लाइन जो 1947 में डिसाइड हुआ 17 अगस्त को, वो किसके किसके मध्य है? भारत और पाकिस्तान के मध्य है। देखिए ध्यान से आप लोगों को क्लास देखना ही पड़ेगा। अगर सफलता लेना है तो इसको पूरी क्लास आप लोगों को शिद्दत से देखनी पड़ेगी। पक्का आपको सब पेपर में भिड़ने वाला है आज ही के क्लास से। दूसरी रेखा है मैकमोहन रेखा। 1914 किलोमीटर सीमा रेखा साझा होता है। शिमला समझौते पर सर हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित किया गया 890 किलोमीटर की ये सीमा है। चीन ने इसे अस्वीकार करता है। चीन ये सीमा को स्वीकार नहीं करता है कि सीमा उमा कोई है, इसे एक्सेप्ट नहीं करता है, लेकिन है कितना है? 890 किलोमीटर शिमला समझौते में। अगर प्रश्न आ जाए भारत और चीन के मध्य जो सीमा रेखा है उसकी समझौता कब हुआ था, तो याद रखना शिमला समझौते में हुआ था। ठीक है, तो आ जाए मैकमोहन रेखा किसके किसके मध्य है? मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य है। शिमला समझौता कब हुआ? 1914 में हुआ। शिमला समझौता कब हुआ था? 1914 में हुआ था। आगे देखिए डूरंड रेखा। डूरंड रेखा किसके किसके मध्य है? इसकी कहानी थोड़ा देखिए। पाक अधिकृत कश्मीर और अफगानिस्तान के मध्य स्थित है। तो पीओके और अफगानिस्तान के मध्य कौन सी रेखा है? तो याद रखना डूरंड रेखा स्थित है। इसके किसके मध्य? भारत और अफगानिस्तान के मध्य है, या पीओके और अफगानिस्तान के मध्य है। 106 किलोमीटर की यह सीमा, सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा यही है। ठीक है, अच्छा आप तीनों नजर आ, एक बार फिर से डालिए। रेडक्लिफ भारत पाकिस्तान, मैकमोहन भारत चीन, डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान। ठीक है, आगे देखिए, आगे लिखा है नियंत्रण रेखा एलओसी बनाम वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी। क्या है एलओसी और क्या है एलएसी? दो रेखाएं हैं। जरा देखिए एलओसी क्या है? लाइन ऑफ कंट्रोल किसके मध्य हुआ? भारत और पाक अधिकृत कश्मीर के, मतलब जो पीओके का क्षेत्र है उसके और भारत के मध्य। इतिहास क्या है इसका एलओसी का? 1948 के युद्ध के बाद खींची गई थी ये रेखा। कब खींची गई थी? जब 1948 का युद्ध हुआ उसके बाद ये रेखा खींची गई थी।
1972 में शिमला समझौते के तहत इसे LOC नाम दिया गया। जब 1972 में शिमला समझौता होता है तब इसको क्या नाम दे देते हैं? LOC। ठीक है, चलिए देखिए आगे। लंबाई का कितना है? 740 किलोमीटर। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर तक ये विस्तृत है। मतलब अगर कहा जाए कि जो LOC रेखा वो कहां तक है? सियाचिन तक है। कब हुआ था LOC के बारे में आप समझ गए। LOC भारत और पाक अधिकृत कश्मीर जो POK है वहां उसके मध्य स्थित है। LOC जो POK है जिसपे कब्जा किसका है? भारत के। सियाचिन पर तो अपना ही कब्जा है भारत का। शिमला समझौता 1948 में जब युद्ध हुआ उसके बाद शिमला समझौता 1972 में होता है। शिमला समझौते के तहत LOC इसका नाम दे दिया गया था। ठीक है, अब LAC क्या है समझो। LAC भारत और चीन के मध्य है। फुल फॉर्म आए तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। LAC किसके मध्य है? भारत और चीन के मध्य स्थित है। देखिए ध्यान से ऐसे ही पढ़ते रहना है, तो ऐसा कुछ नहीं है जो आपको समझ में नहीं आ जाएगा। मैं इसीलिए आप लोग को डीप से डीप जो भी आपसे पेपर में ओरिएंटेड पूछा जा सकता है वो सब कुछ पढ़ाने की कोशिश इस क्लास में कर रहा हूं। चाहे LAC आए, चाहे LOC आए, चाहे तटीय सीमा आए, चाहे स्थलीय सीमा आए, चाहे कितने राज्यों से बॉर्डर बनाता है, अंतरराष्ट्रीय सीमा कितने राज्यों की लगती है, किसकी तक सीमा सबसे लंबी है, किसकी तक सीमा सबसे छोटी है, वो सभी कुछ हम आप लोगों को इसी क्लास में सब कुछ बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? आपके पेपर में, ताकि हमारे द्वारा पढ़ाए गए कंटेंट फंसे। बस आप लोग लास्ट तक क्लास को देखा जरूर करो, तभी आप लोगों से क्लास में हो पाएगा सब कुछ, अन्यथा धरे के धरे रह जाएगा। ठीक है, देखना सबसे ज्यादा जरूरी है। देखो ये है भूगोल। पढ़ने से ज्यादा इसको समझने पर ध्यान दो, क्योंकि भूगोल में पढ़ना कम समझना ज्यादा होता है। और मैपिंग जरूर करो। एटलस ले लो, स्टूडेंट का ऑक्सफोर्ड एटलस उठा लो, उससे समझने की कोशिश करोगे तो सब कुछ धीरे धीरे समझ में आपको आने लगेगा। ठीक है, यहां तक हम लोग क्लास कर लिए थे। LAC और LOC के बारे में समझ रहे थे। LAC भारत और चीन के मध्य स्थित है। इतिहास क्या है इसका? 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद विराम रेखा जिसको वास्तविक नियंत्रण रेखा माना जाता है। जब 1962 में भारत चीन युद्ध होता उसके बाद जब युद्ध विराम होता है तो ये LAC रेखा निर्धारित किया जाता है। इसकी लंबाई है 4057 किलोमीटर। यह लद्दाख से लेकर कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से गुजरती है। तो LAC रेखा किसके मध्य? भारत और चीन के मध्य स्थित है। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद डिसाइड किया गया। तो आप लोग क्लियर कर लिए होंगे कि ये है POK और ये है LAC रेखा। अब आप लोग क्लियर कर लिए होंगे LAC इधर है और LOC इधर है। LOC जो लगता है वो अफगानिस्तान की तरफ पड़ रहा है। ठीक है, और जो LAC पड़ रहा है वो चीन की तरफ पड़ रहा है। आप क्लियर हो गया? ओके, आगे देखिएगा। आगे है कि भारत के प्रमुख द्वीप और द्वीप समूह और जल संधि के बारे में। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, पेपर में इससे भी प्रश्न आते हैं। देखिए, अगर बंगाल की खाड़ी में हम लोग कहें, मतलब दो हैं, एक आप लोग देखे थे इधर अरब सागर और इधर बंगाल की खाड़ी है। तो बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप समूह मिलता है वो ये आप लोगों को दिखाया गया हल्का हल्का सा, वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। उत्तरी अक्षांश में स्थित यह अंडमान द्वीप समूह को देखो, उत्तरी अक्षांश यहां लिखा है 10 डिग्री। अब इसको थोड़ा सा गहराई से समझना पड़ेगा आपको। कैसे? मैं समझाता हूं। इसके लिए एक पेज लेते हैं। बस देखते चलना, अभी देखो कैसे आप लोगों को ये समझ में आ जाता है। यहां पर ये द्वीप हैं ऐसे, ठीक है। ये अंडमान कौन सा है? उत्तरी अंडमान। मैं नॉर्थ अंडमान इंग्लिश में लिख दिया हूं, नॉर्थ। ये है मिडिल अंडमान, मध्य अंडमान। ये है साउथ अंडमान, ये है लिटिल अंडमान। और यहां स्टार्ट हो जाता है निकोबार, जिसमें सबसे ऊपर है
कार निकोबार, कार निकोबार। और सबसे नीचे जो है वो है ग्रेट निकोबार। समझिएगा ध्यान से, ये है सबसे उत्तर में उत्तरी अंडमान, फिर मध्य अंडमान, फिर साउथ अंडमान, फिर लिटिल अंडमान। अगर आए अंडमान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो मध्य अंडमान है। अगर आए कि अंडमान की राजधानी किस पर स्थित है, साउथ अंडमान पर स्थित है। अंडमान की राजधानी किस पर स्थित है, कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि अंडमान की नवीनतम राजधानी क्या हो चुकी है। अंडमान की राजधानी जो पहले पोर्ट ब्लेयर हुआ करती थी, अब वो राजधानी चेंज हो चुकी है। ठीक है, इस राजधानी को आप लोग बताएंगे इसका नाम क्या हो गया है, कि अंडमान की नई राजधानी अब क्या हो चुका है। ठीक है, आगे देखिएगा, इसके नीचे क्या है, लिटिल अंडमान। इन दोनों के मध्य में, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य में एक पास है, आने जाने का रास्ता है, जिसका नाम है डंकन पास। कौन सा पास है, डंकन पास स्थित है। अच्छा, यहां से तो निकोबार स्टार्ट हो जाता है। लिटिल अंडमान और निकोबार यानी कार निकोबार के मध्य में जो स्थित है वो है 10 डिग्री चैनल। कौन सा चैनल है, 10 डिग्री चैनल। और इसी ग्रेट निकोबार में ही भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, जो आपको हम पिछली क्लास में बताए थे, इंदिरा पॉइंट और पार्सन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, इसी ग्रेट निकोबार में 6 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। ठीक है, आप लोग क्लास को पूरा देखना और एक बार और 2x के स्पीड में करके देख लेना, पूरी तरीके से आपको तैयार हो जाएगा। तो ये हो गए इधर के द्वीप समूह। दूसरा इधर लक्षद्वीप आ जाता है। ठीक है, अब देखिएगा, ये है लक्षद्वीप, मिनिकॉय, मिनिकॉय और मालदीव, मिनिकॉय मालदीव। मिनिकॉय और मालदीव के मध्य देखो, ये यम से पड़ता है, ये भी यम से पड़ता है, और 2 जीरो बना दो तो क्या बन जाएगा बच्चा, 8। सेम सेम, ये भी दोनों सेम सेम, 2 जीरो भी सेम सेम, तो 2 जीरो सेम सेम, यानी कि 8 डिग्री चैनल किसके किसके मध्य है, मिनिकॉय और मालदीव के मध्य है। और वहीं 9 डिग्री चैनल किसके किसके मध्य है, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य है। ये चैनल पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, और ग्रेट चैनल यहां पर, ये जो ग्रेट निकोबार है, इसके नीचे ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के मध्य स्थित है। तो प्रश्न आए, अगर ग्रेट चैनल किसके किसके मध्य है, ग्रेट चैनल किसके किसके मध्य है, तो याद रखना कि ये जो ग्रेट निकोबार है, ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया, या सुमात्रा भी रहेगा ऑप्शन में, तो इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप। ठीक है, ठीक है, ओके, इसके मध्य स्थित है। तो देखना 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान या अंडमान और निकोबार के मध्य है तब भी, या लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य है तब भी। 8 डिग्री चैनल मालदीव मिनिकॉय, 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य स्थित है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। अच्छा ठीक है, अब चलो देखते हैं पीछे, यहां पे जो आप लोगों को दिखाया गया है, बंगाल की खाड़ी में क्लियर कर लिए 10 डिग्री चैनल किसके किसके मध्य है, 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार और निकोबार द्वीप समूह के मध्य है। अंडमान द्वीप और निकोबार के मध्य स्थित है। विशेषतर बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यदि प्रश्न आए अंडमान में स्थित बैरन द्वीप कैसी ज्वालामुखी है, सक्रिय। भारत में और कोई सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, वो कौन सा है, बैरन द्वीप स्थित है। ठीक है, एकमात्र यही सक्रिय ज्वालामुखी है। अच्छा, अरब सागर में लक्षद्वीप अभी बताया मैंने। भारत में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है, लक्षद्वीप है। अच्छा जरा बताइए, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। अगर प्रश्न आ जाए क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान। और सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है,
सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है, यह भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। आपको ऑप्शन दे रहा हूं चार, इसमें से बताइए कि गोवा है या सिक्किम है या त्रिपुरा है या मिजोरम है। ठीक है, तो देखिए लक्षद्वीप कितने वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, 36 वर्ग किलोमीटर एरिया में, और कुल 36 द्वीप हैं इसमें। मूंग द्वीपों से, लक्षद्वीप कोरल से निर्मित है, मूंग से निर्मित है। कोरल रीफ क्या होता है ये आपको मैं किसी क्लास में समझा दूंगा। ऐसे कोरल रीफ होते हैं जो तटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, एक डेथ होता है, दूसरा उसके ऊपर चट्टान ऐसे बना लेते हैं अपनी संरचना। इनका जो ऊपर का कवच होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, एक कठोर चट्टान के रूप में बनते हुए चले जाते हैं और ऊपर उठ जाते हैं, तो वही नदी के ऊपर या समुद्र के ऊपर जो उठा हुआ भाग होता है दिखने लगता है, तो वही द्वीप कहलाता है। ठीक है, तो हमारा लक्षद्वीप भारत का एकमात्र द्वीप जो कोरल द्वीप से निर्मित है वो है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में एक 8 डिग्री चैनल बताया, मिनिकॉय और मालदीव के मध्य स्थित है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप से अलग करता है। ठीक है, इस प्रकार से ध्यान से पढ़ते रहिए, बस कुछ भी नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। अब देखिए यह है 2019 में जम्मू कश्मीर और यह है 2020 का जम्मू कश्मीर। आप जानते हो कि 2020 में जो जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था, अब उसको 2 केंद्र शासित प्रदेश में तोड़ दिया गया। जरा देखिए 2019 अनुच्छेद 370 की समाप्ति किया गया। 2019 में जब जम्मू कश्मीर पुनर्गठन लाया गया, 2 नए केंद्र शासित प्रदेश का विभाजन किया गया, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर। कारगिल और लेह जिला, इसकी राजधानी क्या है लद्दाख की, लेह। कारगिल और लेह ये लद्दाख में पड़ते हैं और जम्मू कश्मीर राजधानी श्रीनगर है। जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या रखा गया, श्रीनगर रखा गया, और लद्दाख की राजधानी लेह रखा गया। कारगिल क्षेत्र किसमें पड़ता है, लद्दाख में पड़ता है। आगे देखिए 26 जनवरी को क्या किया गया, दादर नागर हवेली और दमन द्वीप को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और नई राजधानी दमन बना दी गई। समझिए चीजों को, 2 चेंजिंग हुई हैं। एक तो 2019 में 370 फिनिश किया गया जो जम्मू कश्मीर में था, और जम्मू कश्मीर राज्य को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर, 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश हुआ उसकी राजधानी लेह बना दिया गया, और जो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हुआ उसका राजधानी श्रीनगर बना दिया गया। और 2020 में क्या कर दिया गया, जो दादर और नागर हवेली दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश होते थे, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया, एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया दादर नागर हवेली, और इसकी राजधानी क्या रख दी गई, दमन। इसकी राजधानी क्या रखी गई बच्चा, दमन इसकी राजधानी रख दी गई। क्लियर हुआ कि नहीं। आगे देखिएगा, आगे बात करें तो भारत के विशिष्ट भौगोलिक और रणनीतिक क्षेत्र क्या है। कहने का मतलब कुछ समझने की दृष्टि से है 7 सिस्टर्स। इससे प्रश्न आता है कि 7 सिस्टर्स में भारत के कौन से राज्य सम्मिलित हैं और कौन से राज्य नहीं सम्मिलित हैं, इनके बारे में पेपर में पूछा जाता है। जरा देखिए, अगर आए कौन से राज्य सम्मिलित हैं तो 7 सिस्टर्स में भारत के 7 राज्य ऐसे हैं जो 7 सिस्टर्स में सम्मिलित हैं। देखिए ध्यान से इसको, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि कौन कौन से राज्य इसमें सम्मिलित हैं। सेवन सिस्टर्स में 7 राज्य सम्मिलित हैं, और वो 7 राज्यों में कौन कौन से राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, ये 7 राज्य सम्मिलित हैं। ठीक है, विशेष नोट, सिक्किम इसमें शामिल नहीं है। जरा इसको देखना पड़ेगा आप लोगों को, तभी समझ पाओगे वो 7 राज्य कौन कौन से हैं। हम समझा देते हैं आप लोगों को, थोड़ा सा क्लास लंबा हो रहा है लेकिन समझना आपको जरूरी है। 7 राज्य देखिए कौन कौन से हैं वो, यहां से इतना कट कर दो, ये एरिया कट कर दो, यही सारे 7 राज्य 7 सिस्टर्स में आते हैं। एक अरुणाचल प्रदेश, ऐसे घूमो चलो, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। उसके बाद और आगे चलो त्रिपुरा,
मेघालय। और सबसे इन 6 से बॉर्डर कौन बना रहा है? असम। असम बीच में है और सब इसके किनारे हैं। ठीक है, तो 7 सिस्टर्स में देखो 7 हो गए। अरुणाचल प्रदेश 1, नागालैंड 2, मणिपुर 3, मिजोरम 4, त्रिपुरा 5, मेघालय 6 और असम 7। तो 7 सिस्टर्स में 7 राज्य हैं। याद रखना, जो बताया जा रहा है बार बार कि सिक्किम इसमें शामिल नहीं है, सिक्किम 7 सिस्टर्स में शामिल नहीं है, इस पॉइंट्स को जरूर याद रखना। ठीक है, तो 7 सिस्टर्स क्लियर हो गए। आगे देख लीजिए, सेवन सिस्टर्स। अब चिकन नेक क्या है, जिसको सिलीगुड़ी गलियारा भी कहते हैं। चिकन नेक कैसा एरिया है? चिकन नेक होता क्या है? पूरे शरीर के मध्य में एक हिस्सा दब गया हो और फिर से वो ऊपर उठ गया, उसी को कहते हैं चिकन नेक। ऐसे ही देखो, एक तरफ तो है पश्चिम बंगाल का मध्य 22 किलोमीटर एक चौड़ा सकरा भूखंड है, क्यों इसको चिकन नेक कहा जाता है? जरा इसको समझिए, क्योंकि पूर्वोत्तर भारत से यही जोड़ता है चिकन नेक। चिकन नेक ही जो पूर्वोत्तर भारत है वो और भारत से जोड़ता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? चिकन नेक कहा जाता है। ये एरिया लगता है, देखो ध्यान से थोड़ा, ये बांग्लादेश है और इतना एरिया ये जो लग रहा है इसी को चिकन नेक कहते हैं। ये एरिया चिकन नेक है। देखो गर्दन है ना इसका, ये पूरा भारत इधर है और इधर बांग्लादेश, इधर भूटान, इधर नेपाल, बीच में एक सकरा सा ऐसे पार्ट है जो पूर्वोत्तर भारत को किससे जोड़ता है? भारत से जोड़ता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? चिकन नेक कहा जाता है। यदि प्रश्न आए चिकन नेक भारत और किसके मध्य है, तो कहना पूर्वोत्तर भारत और भारत के मध्य स्थित है चिकन नेक। ओके, आगे देखिएगा, एनसीआर। एनसीआर से एक प्रश्न बहुत जबरदस्त आता है जो आपको देखना ही देखना है, कितने राज्य किस एनसीआर में शामिल है और कौन कौन से राज्य एनसीआर से बॉर्डर बनाते हैं। तो याद रखना, 3 राज्य ऐसे हैं जो एनसीआर से बॉर्डर बनाते हैं। पहला हरियाणा एक राज्य ले लो, हरियाणा के कितने जिले बॉर्डर बनाते हैं? हरियाणा के 14 जिले बॉर्डर बनाते हैं। उत्तर प्रदेश के 8 जिले बॉर्डर बनाते हैं। राजस्थान के 2 जिले बॉर्डर बनाते हैं, इनका नाम बहुत जरूरी है, एक अलवर जिला और एक भरतपुर जिला। तो एनसीआर में कितने राज्य सम्मिलित हैं? 3 राज्य, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। हरियाणा के 14 जिले, राजस्थान के केवल 2 जिले, वो भी कौन कौन? भरतपुर और अलवर। और हरियाणा के 14, उत्तर प्रदेश के 8। यूपी स्पेशल का क्वेश्चन हो गया कि यूपी के कितने जिले एनसीआर में सम्मिलित हैं, तो यूपी के 8 जिले एनसीआर में शामिल हैं। आगे देखिएगा, एक नजर में परीक्षा में हम जो कुछ भी पढ़े हैं, जो आपके पेपर में मैंने कहा था 2 प्रश्नों के जवाब जरूर मिलेंगे, वो एक ही नजर में देख लेते हैं हमने पढ़ा क्या क्या अभी तक। जरा देखिए, पुडुचेरी का अनोखा विस्तार 3 राज्यों में है। पुडुचेरी जिसका विस्तार मैंने कहा 3 राज्यों में है। थोड़ा इसको समझते हैं, क्योंकि इस पॉइंट्स को अभी मैं आप लोगों को समझाया नहीं हूं। चलो इसी परिदृश्य में समझ लेते हैं। पुडुचेरी स्वयं कहां पर है? अगर बात करें, पुडुचेरी स्वयं अपना यहां पर है। ठीक है, और मैंने कहा पुडुचेरी का विस्तार 3 राज्यों में है, तो ये एरिया कौन सा है? तमिलनाडु का एरिया है। ठीक है, और केरल में है माहे के नाम से, ये केरल है। ये आंध्र प्रदेश राज्य है, यहां पर भी पुडुचेरी का विस्तार है। किस नाम से? यनम के नाम से। ठीक है, तो एक राज्य हो गया ये केरल, दूसरा राज्य तमिलनाडु पुडुचेरी, और चौथा राज्य हो गया आंध्र प्रदेश यनम के नाम से। यनम आप लोग एटलस में देखेंगे मिलेगा। यनम जो है आंध्र प्रदेश में पड़ता है, पुडुचेरी का विस्तार है। पुडुचेरी तमिलनाडु में स्वयं स्थित है और माहे केरल में है। अच्छा, इसी तमिलनाडु में एक स्थान और है, कराईकल। कराईकल तमिलनाडु में ही पड़ता है, इस पे भी पुडुचेरी का अधिकार है। तो
पुडुचेरी का अधिकार 4 क्षेत्रों पर है। एक माहे जो केरल में है, दूसरा कराईकल जो तमिलनाडु में है और तीसरा यनम जो आंध्र प्रदेश में है और खुद पुडुचेरी के नाम से वो भी कहां पर है, तमिलनाडु में है। तो पुडुचेरी का विस्तार यदि अब प्रश्न में पूछेगा कितने राज्यों में है, तो पुडुचेरी का विस्तार 3 राज्यों में है। ठीक है, क्लियर हो गया, कितने राज्यों में है पुडुचेरी का विस्तार, 3 राज्यों में और 4 क्षेत्रों में है। जैसे देखो यहां पर लिख दिया गया है, पुडुचेरी व कराईकल ये दोनों कहां पर हैं, ये दोनों स्थित हैं तमिलनाडु में। यनम कहां पर है, आंध्र प्रदेश में। माहे कहां पर है, केरल में। सर्वाधिक लंबी तटरेखा किसकी है, गुजरात की। गुजरात, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु। और सबसे छोटी तटरेखा यहां पर दे ही दिया है, गोवा की है। सबसे छोटी तटरेखा किसकी है, गोवा की है, 101 किलोमीटर, जो मैं पिछले बता दिया हूं आपको। आगे कर्क रेखा के शहर झारखंड की राजधानी रांची जो है वो बिल्कुल कर्क रेखा पर स्थित है। गांधीनगर और भोपाल इसके अत्यंत समीप है। अगर और भी अंदर पूछा जाएगा तो गांधीनगर सबसे समीप में है। ठीक है, आगे देखो और क्या, त्रिपुरा की स्थिति क्या है। त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अगर आएगा भारत का एकमात्र राज्य वह कौन सा है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो कौन सा है राज्य, त्रिपुरा ही है। 3 तरफ बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है, त्रिपुरा। ठीक है, आगे देखिएगा। अच्छा, मानक समय रेखा के बारे में बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ाए। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक समय रेखा कहते हैं। 5 राज्यों से होकर के जाता है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर के जाता है। मैंने बताया कि यूपी के भी सबसे नजदीक जो शहर इसके पास पड़ता है वह मिर्जापुर जिला, मिर्जापुर जिले से होकर के जाता है। आगे मैंने बताया सबसे बड़ा और सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी, सबसे बड़ा कौन सा है, अंडमान निकोबार, और सबसे छोटा कौन सा है, लक्षद्वीप। ठीक है, अंडमान निकोबार सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी है और सबसे छोटा कौन सा, लक्षद्वीप। सबसे छोटे का एरिया कितना है, 32 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। अब देखिए फाइनल रिवीजन क्या कहता है आपको, जो आपको मास्टर टेक में देता है। आकार और विस्तार, क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, विश्व में 7वां स्थान है। शेप कैसा है इसका, चतुष्कोणीय है। मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को कहते हैं। सीमाएं इसकी कितनी है, मैंने बताया पहले थी 7,516.6 किलोमीटर, अब समथिंग 11,000 समथिंग हो चुकी है। अब पड़ोसी देश कहें तो सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है बांग्लादेश 4,096 किलोमीटर, और सबसे छोटी सीमा बनाती है अफगानिस्तान 106 किलोमीटर की। और ट्रिक बताया था बचपन में एमबीए। फिर मैंने बताया आप लोगों को विभाजन, आज के समय में कितने राज्य कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो आज के समय में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब अगर आप लोगों को ये क्लास सच में अच्छी लगी हो तो सेशन को लाइक करो और इसको शेयर करो, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लो और पूरी क्लास देखना। और अगला लेक्चर जब आप लोग इस क्लास को देख लेंगे तभी दिया जाएगा। चलते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।